पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कैसे संसदीय शासन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, संसदीय शासन का ह्रास कैसे हो रहा है। उसमें एक कारण हमने आपको बताया था दल बदल। दूसरा कारण जो बड़ा फेमस उभर कर आता है वो है अध्यादेश। तो दोस्तों, संसदीय शासन में जो दूसरा चैलेंज आता है वो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस। अध्यादेश सॉरी ऑर्डिनेंसेस। अब सवाल अध्यादेश क्या है, संसदीय शासन को प्रभावित कैसे करता है। तो दोस्तों, अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अगर अभिप्राय देखा जाए तो ऑर्डिनेंस का अभिप्राय अगर आप देखना हो तो संविधान के आर्टिकल 13 में आप जाइए, जहां पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में, संविधान के आर्टिकल 13 में ये बात लिखी हुई है। और आप स्पेशली कहेंगे तो संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, अनुच्छेद 13 के खंड 3 में ये लिखा हुआ है कि विधि और अध्यादेश एक दूसरे के पर्याय है। यानी अब संविधान में अध्यादेश परिभाषित तो नहीं है, विधि की परिभाषा भी नहीं है। और ये बहुत लॉजिकल है बच्चों की, संविधान में किसी चीज की परिभाषा नहीं है। ये काम न्यायपालिका का है, ये काम संसद का है। संविधान तो एक सूक्ष्म सूत्र देता है कि भाई ये प्रावधान है। अब अनुच्छेद 13 के खंड 3 को देखने पर लगता है कि विधि और अध्यादेश एक जैसे हैं। यानी विधि और अध्यादेश, विधि कॉमा अध्यादेश, उसके अलावा और भी शब्द का प्रयोग है जो आगे आपको बता देंगे। तो विधि और अध्यादेश तो एक जैसा है। इसका मतलब ये होता है कि विधि से इक्वल टू अध्यादेश, जो कार्य विधि से संभव है। और यहाँ आप पूछोगे कि सामान्य विधि या संशोधन विधि। अब बच्चों ये भी जानते हो विधि भी दो प्रकार की है, एक संविधान संशोधन विधि, एक सामान्य विधि। तो जो संविधान संशोधन विधि है वो अनुच्छेद 359 है। सामान्य विधि है अनुच्छेद 245 है, 46 है। और सामान्य विधि का मतलब होता है, तो अब आप विधि की बात करोगे तो आप याद रखो अनुच्छेद 13 में जिस विधि की बात हम कर रहे हैं क्लॉज 3 में, वो सामान्य विधि है। यानी अध्यादेश इज इक्वल टू सामान्य विधि, संविधान संशोधन विधि नहीं। अध्यादेश इज इक्वल टू सामान्य विधि, संविधान संशोधन विधि नहीं। अभी बात ध्यान रखने की है, बात ध्यान रखने की है कि अध्यादेश विधि है और विधि इज इक्वल टू सामान्य विधि। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये ध्यान रखने का कि जो काम विधि से हो सकते हैं वो सारे कार्य अध्यादेश से संभव है। जो काम हम सामान्य विधि से कर सकते हैं वो अध्यादेश से संभव है। इसलिए सामान्य विधि से कौन से कार्य हो सकते हैं, तो आप जानते हो कि सामान्य विधि का मतलब है कि कोई भी विधि का निर्माण हो सकता है। या आप ऐसे कहो सामान्य विधि से क्या नहीं हो सकता, बजट पारित नहीं हो सकता और संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए अध्यादेश से भी न तो बजट पारित होगा न संविधान संशोधन होगा, ये बात स्पष्ट है। तो जो कार्य सामान्य विधि से हो सकता है वो अध्यादेश से हो जाएगा, जो कार्य सामान्य विधि से नहीं हो सकता वो अध्यादेश से नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अध्यादेश इज इक्वल टू क्या है, सामान्य विधि। तो अध्यादेश से क्या संभव नहीं है, संविधान में संशोधन संभव नहीं है। अध्यादेश से क्या संभव नहीं है, बजट का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य विधि से ये नहीं हो सकता। तो अध्यादेश से क्या संभव नहीं है, न तो बजट का निर्माण होगा, बजट पारित नहीं होगा, और दूसरा, और न ही संविधान संशोधन होगा। नहीं संविधान संशोधन होगा, पहली बात। अब जरा देखें कि अध्यादेश कौन जारी करेगा, इसमें क्या प्रावधान है, क्या उसकी मूल बातें हैं। अब अगर देखा जाए अध्यादेश
अगर अब ये देखा जाए अध्यादेश, इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 में अगर देखा जाए अध्यादेश इज इक्वल टू विधि है, लेकिन हमारे यहाँ अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और ये अधिकार अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को है। क्योंकि दोस्तों आप तो संघीय शासन पढ़ चुके हो, तो संघीय शासन में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कार्यपालिकी प्रधान है। हम उन्हें संवैधानिक प्रधान भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान एक ही है। इस संविधान से राज्यपाल राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। तो अनुच्छेद 123 और 213 से ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति अध्यादेश क्यों जारी कर सकते हैं, राज्यपाल क्यों जारी करेगा। इसके लिए अनुच्छेद 123 आप देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यानी 1 2 3, अनुच्छेद बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। और एक खास बात है, अभी हम विवाद पर आएंगे। और दोस्तों आप जानते हो जब मेंस में लिखते हैं तो मुद्दे आते हैं। अब मेंस में ये सब चीजें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, कौन जारी करता है, क्योंकि आप देखो जब मेंस में एग्जामिनर सवाल पूछता है तो आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि संविधान में जो लिखा है वो बता दीजिए। संविधान में लिखी गई चीजों का विवाद कहाँ पे है, व्यवहार कहाँ रहा है, मेंस एग्जामिनर आपसे यहाँ अपेक्षा करता है। तो अगर हम देखें कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता, कब जारी करेगा, तो पहला, कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो, किसी आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता हो, किसी आवश्यक कार्य की आवश्यकता हो, इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो। अब आप जानते हो कि इमीडिएट एक्शन क्यों जरूरत होगा। अब इस बात को आप थोड़ा पीछे जाके देखिए, इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर अध्यादेश इज इक्वल टू लॉ है तो आप जानते हो हमारे विधि के निर्माण में लंबा प्रोसेस है। दोस्तों एक बात खास बात है, लोकतंत्र में हर काम बड़े तसल्ली बख्श रूप में होता है, होले होले होता है। लोकतंत्र की रफ्तार बिल्कुल बैलगाड़ी ऐसे चलती है। अब आप देखो कि विधि का निर्माण कैसे होगा, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, तो बड़ा समय लगता है। फिर उसके बावजूद आप कहोगे विधि को संसदीय समितियों को दिया जाए, यानी बाकायदा चर्चा होगी, विपक्ष उसमें आएगा। तो कई बार ऐसा संभव है कि विधि का निर्माण करते समय हमारे पास इतनी आवश्यकता ना हो। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, इसका मतलब है कि हमें इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता है। कि मान लो कि कई बार ऐसा होता है कोई हम निर्णय ले रहे हैं, मान लो घर में किसी का, घर में कोई बीमार हो गया। अब घर में बीमार हो गया तो तत्काल उस व्यक्ति को हॉस्पिटल एडमिट कराया जाए या पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन लाया जाए। और उसमें क्या हुआ कि घर के सारे सदस्य आ गए। अब घर के सारे सदस्यों ने विचार विमर्श करना शुरू किया कि भैया कैसा है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि इनको यहाँ एडमिट कराओ, दूसरे ने कहा वहां एडमिट कराओ, तीसरे ने कहा वहां एडमिट कराओ। तब तक जो व्यक्ति बीमार था वो चल निकला। इसलिए अध्यादेश की आवश्यकता पड़ती तो कब है कि जब आवश्यक मतलब तत्काल परिस्थिति की आवश्यकता है, वहां पर विचार विमर्श नहीं कर सकते। कोई बीमार है तुरंत उसको एडमिट करो। जैसे कि अब आप देखोगे कोविड के समय आवश्यक परिस्थिति थी, उस समय अध्यादेश जारी करना था। क्यों? आप कहोगे सर ये आवश्यक परिस्थिति पर्याप्त है। नहीं, तो आवश्यक परिस्थिति के साथ दो चीजें और भी होनी चाहिए। दोनों सदन सत्र में ना हो, या एक सदन सत्र में ना हो। अगर दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि अब याद रखो अगर एक भी सदन सत्र में होगा, लोकसभा या राज्यसभा एक भी सदन सत्र में होगा तो विधि का निर्माण नहीं हो सकता। और दोनों सदन सत्र में न हो तो विधि के निर्माण का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है जब संसद की कार्यवाही चल रही है तब अध्यादेश जारी नहीं हो सकता।
लेकिन संसद कार्यवाही नहीं है तो अध्यादेश जारी हो सकता है, दोनों सदन सत्र में न हो या एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, आवश्यक परिस्थिति हो, और लिखा गया है इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, यदि राष्ट्रपति को संतुष्ट हो जाए, यदि संतुष्ट राष्ट्रपति की चाहिए। अब आप जानते हो दोस्तों, हम आगे चल के बताएंगे राष्ट्रपति में, यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है बाकायदा प्रधानमंत्री की संतुष्टि। तो व्यवहारिक मतलब यही है, लेकिन आप याद रखो संविधान में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद 123 में इसका बिल्कुल उल्लेख नहीं है, केवल लिखा है प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, राष्ट्रपति को ठीक लगता है तो कि ऐसी आवश्यक परिस्थिति कब उत्पन्न होगी राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन ये बात निश्चित है, यानी राष्ट्रपति तय कैसे करेगा, ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाई। देखिए दोस्तों, सेटिस्फेक्शन बड़ा सब्जेक्टिव होता है, सेटिस्फेक्शन को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अब पार्टी में गए, कई लोग 20 रसगुल्ले खाते हैं, उसके बाद उनसे पूछो क्या है, कहा था नमक थोड़ा ज्यादा था, ये सेटिस्फाइड नहीं, पूरा जम के खाया भी सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई शब्द अपने आप में सब्जेक्टिव है, लेकिन जहां तक आवश्यकता है कि दोनों सदन सत्र में न हो या एक सदन, ये तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, ये तीनों मिलेगी तो अध्यादेश जारी किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 123 में लिखा गया है। ठीक यही बात राज्यों के लिए है कि आवश्यक इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता हो, किसी तात्कालिक, बल्कि आवश्यक कार्य के बजाय ये लिख दिए तात्कालिक कार्य की आवश्यकता हो, तत्काल, इमीडिएट एक्शन। जैसे कई बार आप देखोगे कि ट्रेन में हमें तत्काल टिकट कब चाहिए होता है, जब कहीं बहुत जरूरी जाना हो, उसके लिए तो हम रिजर्वेशन में नहीं जा सकते, भाई वेटिंग लिस्ट हो जाएगा, कहीं मिले कंफर्म टिकट, न मिले कंफर्म टिकट, तो इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता हो। फिर यहाँ भी वही कंडीशन है कि दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो। दोनों सदन सत्र में ना हो, एक सदन सत्र में ना हो। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये अध्यादेश 123, 213 में ऐसे प्रावधान लिखे गए हैं। अब जरा देखा जाए, आगे देखें कि अगर ये अध्यादेश का मतलब है, इसका मतलब है तत्काल कार्य की आवश्यकता का मतलब है कि संसद उपस्थित नहीं है विधि के निर्माण के लिए। और दोस्तों, क्यों अध्यादेश की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भी आप सोच लीजिए अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर उसके आगे हम देखें, अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप देखोगे क्यों, क्योंकि संसद के 3 सत्र हैं लोकसभा नियमों के हिसाब से। फिर रिपीट कर दें, संविधान में केवल लिखा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से कम का होना चाहिए। 3 सत्र की बात लोकसभा नियमों में लिखी गई है। तो संसद का पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन, और राष्ट्रपति चाहे तो कोई और भी सत्र बुला सकता है। अब आप देखोगे इन तीनों सत्रों के समय को मिला दिया जाए तो लगभग साल में 100 दिन का सत्र चलता है संसद में। संसद साल में 100 दिन बैठती है, तो भाई 265, बाकी 265 दिन विधि के निर्माण की आवश्यकता है तो कौन करेगा, इसलिए अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विधि की आवश्यकता तो कोई पड़ सकती है दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति, कभी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमें तत्काल रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सवाल है इन तीनों सत्र की बैठक को कुल मिला दीजिए तो 100 दिन भी आपको नहीं मिलेंगे, तो बाकी 265 दिन, इसलिए अध्यादेश की आवश्यकता स्वाभाविक रूप में पड़ जाती है। तो अब अध्यादेश लिख दिया गया, तो फिर आप कहेंगे सर डिस्प्यूट क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, अध्यादेश की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें, अध्यादेश में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां कहाँ कहाँ है, कि राष्ट्रपति राज्यपाल के मामले में क्या क्या है, फिर हम मुद्दे पर आए जाए। तो आप जानते हो दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश कहाँ जारी करेगा, संघ सूची के विषय पर 7वीं अनुसूची में। क्योंकि अध्यादेश है क्या, राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित विधि है।
अब दोस्तों, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इस बार आपको थोड़ा चौंकना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित विधि, यानी विधि के निर्माण काम तो विधायिका का है, राष्ट्रपति कार्यपालिका है। तो दोस्तों, शब्दों पर बड़ा ध्यान। राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित विधि, सेपरेशन ऑफ पावर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ विधि का निर्माण कर ही नहीं सकता। भाई, हमारे तो विधि का निर्माण विधायिका करेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति संघ सूची के विषय पर या समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा, लेकिन आप जानते हो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कब कर सकता है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब तो राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर देगा, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। सामान्य परिस्थितियों में वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा। ये तो 356 किसी राज्य में लगा हो तो वहां विधानसभा न हो तो अध्यादेश वहां जारी करेगा। लेकिन जरा राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखिए। राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करेगा और समवर्ती सूची पर भी राज्यपाल जारी कर सकता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों जारी कर रहे हैं तो प्राथमिकता किसकी होगी? राष्ट्रपति की। तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति थोड़ा राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। राज्यपाल के राष्ट्र अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति से कम है। क्यों? कि वह अनुच्छेद 200 में कोई भी विषय राष्ट्रपति आरक्षित कर सकता है। ये राज्यपाल आरक्षित कर लेगा राष्ट्रपति के लिए। इसका मतलब है कि अगर अनुच्छेद 200 में अध्यादेश जारी करने की बात होती है तो वहां पर राज्यपाल की शक्तियां कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद के निर्णय को रिजर्व करने की शक्ति रखता है राज्यपाल। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियां कम है। और दूसरी बात, कहा राज्यपाल की शक्तियां थोड़ा और कम है? समवर्ती सूची में भी जहां संघ राज्य टकराएगा वहां राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। और ये भी आपको याद दिला दें, कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें कुछ ऐसे विधेयक होते हैं कि जो कहीं न कहीं संघ से टकराते हैं, या कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर बाकायदा राष्ट्रपति आरक्षित कर सकता है। जिन विधेयकों को राष्ट्रपति आरक्षित कर सकता है उन पर भी अध्यादेश जारी करने में राज्यपाल की शक्तियां सीमित है। तो राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश जारी करने में सीमित है, फिर भी राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। अब सवाल है कि अगर ये राष्ट्रपति को विधायी शक्ति दे दी गई तो क्यों दी गई? अब मुद्दे की बात आ जाए। अब थोड़ा सा मेंस वाले पार्ट पर चले। आखिर मुद्दा क्या है? संसदीय शासन कैसे जुड़ता है? क्योंकि अभी तो संसदीय शासन का मामला आया नहीं। अब देखो दोस्तों, कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? अध्यादेश और संसदीय शासन। देखिए दोस्तों, एक जगह तो हमने आपको बता दिया कि अध्यादेश इज इक्वल टू विधि है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि विधि और अध्यादेश के निर्माण में फर्क है। एक बात तो हमने बता दिया कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13 देखोगे तब तो अध्यादेश और विधि एक जैसे लगेंगे, लेकिन जैसे उसके आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अनुच्छेद 13 हमारे पास नहीं है। इसलिए विधि के निर्माण, यानी विधि का मतलब आप जानते हो सामान्य विधि, विधि निर्माण और अध्यादेश निर्माण में टेक्निकल फर्क है। तो ये कह देना कि नहीं नहीं अध्यादेश और विधि तो एक ही जैसे है, दोस्तों ये बात पूरी तौर पे सही नहीं है, आंशिक रूप में ही सही है। ये एक पक्षी है। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं अध्यादेश और विधि तो एक ही जैसे है, तो भाई अनुच्छेद 13 के हिसाब से तो हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हकीकत की बात है कि एम्बुलेंस से भी हम बैठ के कहीं जा सकते हैं, कार से भी कहीं बैठ के जा सकते हैं।
इसका मतलब ये बताना एम्बुलेंस इज इक्वल टू कार, तो नहीं, एम्बुलेंस का प्रयोग तो हम आवश्यक परिस्थिति में ही करते हैं। अब किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई शादी में जा रहे हो तो एम्बुलेंस से बैठ के आए हो, कहेगा यार क्या बात कर रहे हो, शादी में जा रहे हो एम्बुलेंस से बैठ के क्यों आऊंगा। तो दोस्तों कई बार वाहन तो भी है, वाहन तो भी है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि अध्यादेश विधि है, फिर तो भाई सीधी सी बात है, अगर विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति संसद को दोनों है तो दोनों समानांतर से बनाए। इसे वो ध्यान सुनने की सब बात है कि अध्यादेश विधि के निर्माण की समानांतर शक्ति नहीं है। अध्यादेश विधि के निर्माण का कोई विकल्प नहीं है कि अब ये नहीं तो वो बना लोगे। कैसे? अब आप देखो, जब देखो विधि का निर्माण होता है दोस्तों, तो उसमें संसद में 3 वाचन होते हैं, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। अब संसद में 3 वाचन होता है, इसका मतलब है विपक्ष को विधेयक में खामी दिखाने का मौका मिलता है। विपक्ष को विधेयक में खामी दिखाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है बाकायदे विपक्ष को अवसर मिलता है, जिसके द्वारा विपक्ष क्या करेगा, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष क्या करेगा, विधेयक की खामी दिखाएगा, मीडिया उस बात को उठाएगी। इसका मतलब है कि बाकायदा विधि के निर्माण में विपक्ष आम जनता तक की भागीदारी हो जाती है, क्योंकि आम जनता से भी तो राय मांगी जाती है, पक्ष विपक्ष। और आप याद रखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। एक लोकतंत्र में देखो, बेसिक बात हमें याद रखनी है, वादे वादे जायते तत्व बोध, मुंडे मुंडे मत भन्ना। अब सवाल है, जो सत्ताधारी दल कह रहा है वो भी आंशिक रूप में सच है, विपक्षी दल कहेगा वो भी आंशिक रूप में सच है। इसलिए विधि के निर्माण में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, तब उसकी खामियां सामने आ पाएंगी। इसे कई बार कहा भी जाता है कि जितनी राय ली जाए, इवन 10 माइंड्स कैन थिंक बेटर देन 1 माइंड। 10 लोग ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं बजाय के तरीके पर अलग अलग डायमेंशन देखेंगे। इस वजह से अब देखो, जबकि अध्यादेश में क्या होता है और विधि के निर्माण में क्या है, जब तीनों सदन पारित करते हैं तो लास्ट में क्या करता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति को हमें देखना भी अभी बाकी है, राष्ट्रपति साइन कर देगा। इसका मतलब है कि भाई अध्यादेश तो विधि के निर्माण का काम है, विधायक का काम है। जबकि होता क्या है, अध्यादेश कैसे जारी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी करेगा, स्वाभाविक रूप में मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब है कार्यपालिका। तो अध्यादेश के निर्माण में संसद की भूमिका ही नहीं, विपक्षी भूमिका है। अध्यादेश के निर्माण में न तो संसद की कोई भूमिका हुई, न तो संसद की कोई भूमिका आई, और न ही विपक्ष का कोई महत्व हुआ। खास बात ध्यान देने की है, अध्यादेश के निर्माण में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सवाल है कि संसद की भूमिका ही नहीं आई, संसद की भूमिका नहीं आई, विपक्षी दल की भूमिका नहीं आई। तो अब सवाल है कि इसका मतलब है अध्यादेश तो कार्यपालिका ने क्या किया, विधायिका को बाईपास कर दिया। इसलिए दोस्तों देखो, प्रक्रिया को देखो, तो अध्यादेश अगर राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित विधि है तो इसमें तो संसद की हम पूरी तौर पर अवहेलना कर दे रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि भाई हमने कह रखा है दादाजी अब कमाने, अब 90 साल के दादाजी हमको तो जो अब कमाओ। अरे सेपरेशन ऑफ पावर है कि दादाजी मेहमानों का स्वागत करेंगे, घर में छोटे बच्चे गेस्ट को पानी पिलाएंगे, बाकी पिताजी कुछ पैसा से देंगे मिठाई खरीदने के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर से घर में है। अब यार आपने कार्यपालिका को पॉलिसी बनाने का अधिकार दे दिया, विधि के भी निर्माण का अधिकार दे दिया, संसद फिर कार्यपालिका पर निगरानी कहाँ रखेगी। अरे विधि का निर्माण कैसा काम है जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका पर नकेल बनाकर रखती है, कंट्रोल करती है, और आपने संसद से वो भी छीन लिया। फिर तो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका जब भी चाहेंगे उसी विधि का निर्माण कर देंगे। और कहा भी जाता है कृषि विधेयक के मामले पर विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा था। इसे कई बार तो विपक्ष का आरोप यहाँ तक होता है कि भाई विधेयक को संसदीय समिति के सामने सौंपा जाए, बारीकी से विचार किया जाए,
और जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया फिर तो मामला ही खत्म हो गया। तब आप फिर आपका सवाल ये होगा कि जब इतनी समस्या थी संविधान निर्माताओं को नहीं पता था ये बात। तो दोस्तों, मामला अध्यादेश जारी करने में नहीं है, मामला उसके दुरुपयोग में है। इसका मतलब एक बात तो हम संविधान में समझ जाते हैं कि हम संविधान निर्माताओं को गलती नहीं दिखाएंगे उत्तर लिखते समय, बताते समय। और हकीकत की बात है भाई, संविधान निर्माताओं ने हर विकल्प दे रखा था। अब उन्होंने कह रखा है कि भैया बीमार हो जाओ तो एम्बुलेंस से चले जाना। अब लेकिन पता चला कि हम एम्बुलेंस से ही लगातार घूमने लगे। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया हॉस्पिटल में किसी का इमरजेंसी में ऑपरेशन हो रहा है, आप पूछे कितने घंटे हुआ, कहते नहीं बस 2-3 साल से ऑपरेशन हो रहा है। वो कहेगा कैसी बात करते हो यार। इसका मतलब अध्यादेश एक शॉर्ट टर्म उपाय है। तो संविधान निर्माताओं ने क्यों रखा, तो मामला संविधान निर्माताओं ने क्यों रखा और मामला कैसे होता है, क्योंकि हमेशा आप याद रखिए हमारे समस्या संविधान में नहीं है, संविधान के दुरुपयोग में है। और जहां भी संविधान का दुरुपयोग होगा वहां संविधान की नैतिकता का उल्लंघन होगा। ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। वहां संविधान की नैतिकता का उल्लंघन हो जाएगा। इसका मतलब है संवैधानिक नैतिकता में संविधान की भावना तो देखिए यार। इसलिए ये दोनों समीकरण देखिए, तब आप ये नहीं कहेंगे कि अध्यादेश इज इक्वल टू विधि। और कृष्ण कुमार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का कहना भी है, कृष्ण कुमार सिंह, और मामला बिहार से था। अच्छा, कृष्ण कुमार सिंह केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या? और कृष्ण कुमार सिंह का मामला यह था कि दोस्तों, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि बच्चे सोचते हैं सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो सरकारी नौकरी के साथ एक खास बात है कि जब तक मिली नहीं तब तक हमारी समस्या, जब मिल गई तो सरकार की समस्या, तो वो छीन तो सकता नहीं कोई। अब बिहार सरकार ने किया अध्यादेश के द्वारा संस्कृत के टीचर अपॉइंट कर लिए। अब सर उनको नौकरी मिल गई और ये अध्यादेश उनका 30 साल तक चला। आप कहेंगे सर 30 साल तक, यही अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 123 में देखेंगे तो अध्यादेश की अवधि कितनी हो सकती है। अनुच्छेद 23 के हिसाब से अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह तक होगी, केवल 6 सप्ताह। यानी अध्यादेश थोड़े समय के लिए जाता है। आप याद रखो, सामान्य विधि जब बनती है तो उसकी कोई अवधि नहीं होती कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 6 साल। और ये विधियां 100 साल चलती है। अध्यादेश जारी कर 6 सप्ताह का मतलब है अध्यादेश जैसे ही जारी होगा उसके बाद जैसे ही संसद का सत्र आएगा 6 सप्ताह के बाद अगर दोनों सदन ये अनुमोदन नहीं करते, यानी अनुमोदन का मतलब है दोनों सदन मिलकर ये नहीं कह देते कि अध्यादेश विधि हो गई, अध्यादेश समाप्त। आप कहोगे सर 6 सप्ताह के पहले भी? हाँ, राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकता है। लेकिन लोकसभा, अब मान लो आप कहोगे सर ये बताओ, लोकसभा की बैठक हुई 15 मार्च से, राज्यसभा की बैठक हुई 20 मार्च से, यानी अध्यादेश जारी हो गया है। अध्यादेश तो मान लो कि अध्यादेश जारी हो गया जनवरी में, और जनवरी के बाद लोकसभा की बैठक 15 मार्च को हुई, राज्यसभा की बैठक 20 मार्च को हुई। तो आप कहोगे सर ये बताओ 6 सप्ताह किस डेट से? 15 मार्च से 20 मार्च से, यानी जो सदन पहले सत्र में आए उससे या जो सदन बाद में सत्र में आए उससे? उत्तर होगा 20 मार्च से। तो 6 सप्ताह उससे गिना जाएगा जब दूसरा सत्र सदन में आया हो। और भाई सीधी सी बात है, अगर एक ही डेट पे दोनों सदन सत्र में आ रहे हैं फिर तो 6 सप्ताह उसी डेट से। तो अब बिहार के मामले को देखो, कृष्ण कुमार सिंह के मामले को फिर आपको याद दिला दे, यानी वो अध्यादेश 30 साल तक चला। इसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। आप कौन चाहोगे होंगे सर ये बताओ अध्यादेश तो 6 सप्ताह तक होगा। आप याद रखो, संविधान में 6 सप्ताह लिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह भी संभव है, इस बात में भी आपको हम याद दिला दें, संविधान में 6 सप्ताह है, ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में जब पूछे कि अध्यादेश की अवधि संविधान में कितनी है तो 6 सप्ताह। लेकिन आप कहोगे व्यवहारिक रूप में सर ये बताओ, व्यवहारिक रूप में अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो व्यवहारिक रूप में अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। ये व्यवहारिक रूप में है।
संविधान में 6 सप्ताह लिखा गया है, व्यवहारिक रूप में 6 महीने 6 सप्ताह। आप पूछोगे ये कैसे? इसका मतलब कोई भी अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब कोई अध्यादेश 30 साल तक चल जाता है दोस्तों, यही पूरी कहानी है। और आप पूछोगे 6 महीने 6 सप्ताह का क्यों? क्योंकि बच्चों, मान लो कि जनवरी में कोई संसद की बैठक हुई, तो संविधान में लिखा गया है 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जनवरी में कोई बैठक हुई तो जुलाई में बैठक होना तय है, मैक्सिमम जो लेंथ है। तो मान लो हमने जनवरी में सदन की बैठक होने से जस्ट पहले अध्यादेश जारी कर दिया, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने हो ही गया। जुलाई में फिर से सदन की जब बैठक हुई तो दोनों के बीच का अंतराल 6 महीने हो गया, और सदन की बैठक के भीतर 6 सप्ताह में दोनों सदन इसे अनुमोदित करेंगे, तो 6 महीने 6 सप्ताह। ये व्यवहार है। इसलिए अब देखोगे आजकल आईएएस में एक अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार, फिर कहा जाएगा इंडियन पॉलिटी के हिसाब से। यानी पॉलिटी का मतलब व्यवहारिक रूप में क्या, और आप बच्चों को बताओ संविधान का मतलब जो लिखा गया है। तो मैं फिर बता दूं 6 महीने 6 सप्ताह कैसे हो सकती है, क्योंकि संसद के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब कोई संसद, मान लो कि कोविड के दौरान ऐसा हुआ भी, कोविड के दौरान तो सदन की बैठक हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन 6 महीने क्लॉज को बचाने के लिए सदन की बैठक करवानी पड़ी। नहीं, अलग संवैधानिक संकट खड़ा होता तो हमें संविधान में बदलाव करना पड़ता, संशोधन करना पड़ता। तो इसका मतलब 2 सदन के बीच का मैक्सिमम अंतराल 6 महीने हो सकता है। और जब सदन सत्र में आया तो उसके पहले अध्यादेश जारी हुआ, दूसरा सत्र आ रहा है 6 महीने बाद। इसका मतलब है 6 महीने से लेकर 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश बना रहेगा। 6 सप्ताह के बाद सदन के सत्र में आने के 6 सप्ताह के बाद अगर वो अध्यादेश सदन के द्वारा पास नहीं होता, अनुमोदित नहीं होता, और पास अनुमोदन का सीधा मतलब है सदन फिर इसी तरीके से पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन करेगी, खत्म हो जाएगा। तो ये व्यवहारिक अंतर आपको ध्यान में रखना है कि अध्यादेश का सैद्धांतिक कार्यकाल 6 सप्ताह, व्यवहारिक कार्यकाल 6 महीने 6 सप्ताह। व्यवहारिक मतलब संविधान में लिखा नहीं गया है, होता है ऐसा। अब दूसरी बात, अब बिहार के फिर मामले पर आ जाओ। अब 30 साल तक सोचो अध्यादेश रहा, और 30 साल तक अध्यादेश रहा, लोग आराम से नौकरी कर रहे थे। अचानक बिहार सरकार ने अध्यादेश खत्म कर दिया, नौकरी गायब हो गई। अब लोग हैरत में थे, बस सरकारी नौकरी छीन गई। ये तो सुनना भी मतलब कोई समझ नहीं पाया, सरकारी नौकरी छीन कैसे सकती है। लोग पटना हाई कोर्ट में गए, उसके बाद उच्चतम न्यायालय तक लोग गए, और उन्होंने कहा कि भैया सरकार ने नौकरी हमारी कैसे छीन ली, बताओ माई लॉर्ड। तो माई लॉर्ड ने कहा था नहीं नहीं, ये विधि नहीं थी, ये तो अध्यादेश था, और अध्यादेश परमानेंट नहीं होता, जब चाहे सरकार इसे वापस कर सकती है। इसलिए टीचर्स को दोहरी फजीयत हुई, पैसा भी खर्च किया, नौकरी भी नहीं मिली। इसका मतलब है कि समस्या अध्यादेश से नहीं, समस्या अध्यादेश के दुरुपयोग से है। ये बात हमें स्पष्ट हो गई कि समस्या अध्यादेश से नहीं, समस्या अध्यादेश के दुरुपयोग से है। इसलिए हमारे संविधान में तो एक ही उत्तर हर जगह मिलता है दोस्तों, संविधान तो अच्छा लिखा गया है, लेकिन संविधान के पद पर बैठने वाले लोग बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो कैसे दुरुपयोग कर दिया हमने। देखो मोबाइल की समस्या नहीं है दोस्तों, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते टीवी जब से आई तब से बेकार हो गया, जब से मोबाइल आया तब से बच्चे बेकार हो गए। अरे दोस्तों, मोबाइल या टीवी का दोष है या उसके यूज करने वाले का दोष है, मिस यूज करने वाले। मोबाइल में अच्छी चीजें भी तो आती है, क्लास आपके मोबाइल से ही चल रही है। तो सवाल ये दुधारी तलवार है बच्चों, दोस्तों डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो कई बार निबंध लिखने को आता है विज्ञान अच्छा है या बुरा है, अरे विज्ञान अच्छा बुरा थोड़े, तो हमारे ऊपर है। इसलिए संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान का प्रयोग कौन कर रहा है ये मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अध्यादेश का हमने दुरुपयोग कैसे कर दिया, देखो दोस्तों, पहला बार बार अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को, एक ही अध्यादेश को बार बार जारी किए जाने का मतलब है एक ही अध्यादेश को फिर से जारी किया गया, फिर से जारी किया गया, जो संविधान में कहीं नहीं है। अन्यथा बिहार में कोई अध्यादेश 30 साल कैसे चल सकता है।
और दोस्तों जरा सोच के देखो, जब हम बार बार अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो कौन सी आवश्यक परिस्थिति, अरे 30 साल तक कोई आवश्यक परिस्थिति कैसे हो सकती है दोस्तों। हमने सोचा था अध्यादेश आएगा 6 सप्ताह के लिए, मैक्सिमम होगा 6 महीने 6 सप्ताह के लिए, और यकीन मानो राज्यों में तो अध्यादेश का दुरुपयोग ज्यादा है। तो सवाल है कि अध्यादेश का दुरुपयोग हो गया, इसका मतलब है अध्यादेश हम इसलिए ला रहे हैं कि आवश्यक परिस्थिति का सामना करना है, या अध्यादेश बार बार जारी किया जा रहा है, नहीं एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करना, ये दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग है। और अगर सच मानो बच्चों, देखिए दुरुपयोग कैसे हम कर सकते हैं। देखो हमने पहले बता दिया, अगर हम संविधान का चाहें, दोस्तों मानव इतना विवेकशील है कि जहां चाहे वहां दुरुपयोग कर सकता है। जब हम हाथी को नियंत्रित कर सकते हैं, सोचो मानव इतना होशियार है, मानव जैसा विवेकशील प्राणी कहाँ होगा। आप कह रहे हो संविधान में दोष है, हमने ये पता कर लिया हाथी को नियंत्रित करने क्या तरीके, उसके मस्तिष्क पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसको नियंत्रित किया जाए। हमें ये पता चल गया घोड़े की जीभ में प्रॉब्लम, वहां नियंत्रित कर लिया। तो मानव ने कितना नियंत्रित नहीं कर लिया, ऊंट की नकेल लगा दिया। ऊंट घोड़ा वो हाथी के आदमी से तो मानव कुछ है ही नहीं, लेकिन दिमाग का प्रयोग कर दिया दोस्तों। इसलिए सवाल ये है कि भाई तत्कालिक कार्य की आवश्यकता हो, और अब देखो अगर अध्यादेश लाना हो तो एक बड़ा सिंपल सी बात है भाई, ये है कि दोनों सदन सत्र में ना हो, एक सदन सत्र में ना हो, तो इसका तरीका मेरे पास है। कैसे? सदन की बैठक हो रही है 8 जनवरी से, तो 8 जनवरी को दोनों सत्र सदन में आ गए, दोनों सदन सत्र में आ गए, तो 8 जनवरी को तो हम अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, तो मैंने 7 जनवरी को जारी कर दिया, मिसयूज हो गया। यानी यही तो कहा गया संविधान में कि जब दोनों सदनों की बैठक न हो तो अध्यादेश जारी कर दिया, मैंने वही कर दिया। ये मिसयूज है, ये मिसयूज है। अच्छा दूसरी बात, अब आप देखोगे हमने कहा कि दोनों सदन सत्र में नहीं हुए तो अध्यादेश जारी किया, ठीक है सदन का सत्र शुरू हुआ 8 जनवरी से, तो अध्यादेश जारी किया 7 जनवरी को, खत्म हुआ 5 मार्च को, अध्यादेश जारी कर दिया 6 मार्च को। हमने संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन दोस्तों भावना का उल्लंघन तो किया। यानी एक दिन वेट कर रहे थे सदन का सत्र खत्म हो और अध्यादेश जारी करे, इसका मतलब अध्यादेश को बार बार जारी करने का मतलब क्या है, हम अध्यादेश के माध्यम से संसद की भूमिका को खत्म करना चाहते हैं। अब दुरुपयोग का मतलब है अध्यादेश का प्रयोग तत्काल परिस्थिति का सामना करने के लिए नहीं, अध्यादेश का प्रयोग तत्काल परिस्थिति का सामना करने के लिए नहीं, अपितु विधायिका की भूमिका को हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, अपितु संसद की अवहेलना के लिए किया जा रहा है। संसद की अवहेलना, विपक्षी अवहेलना, इसका मतलब क्या है, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन किया जा रहा है, यही तो मिसयूज है। विधायिका को विधि के निर्माण का अधिकार है, तो शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि जो काम हमने संसद को दे रखा था, राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तो हमने जनता की भावनाओं की अवहेलना कर दी, संविधान की अवहेलना कर दी, शक्ति पृथक्करण की अवहेलना कर दी, इसलिए अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ। अब सवाल है दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। इसका मतलब है अब अध्यादेश का दुरुपयोग जब होगा संसदीय शासन अपने आप खत्म हो जाएगा। संसदीय शासन शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। संसदीय शासन क्या है, कार्यपालिका संसद के ऊपर जवाबदेह होगी, और जवाबदेह होने के बजाय अब लोग कार्यपालिका संसद में जा ही नहीं रही है। कार्यपालिका ने कह दिया राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय धनाधन अध्यादेश जारी करते रहो, अध्यादेश अब जारी करते रहो, और उसके बाद तुम संसद में जाएंगे नहीं, संसद हमारी आलोचना क्या करेगी, संसद में जाएंगे तब तो आलोचना होगी। इसीलिए दोस्तों अध्यादेश की बढ़ती संख्या, अध्यादेश को बार बार जारी करना, इससे संसदीय शासन की उपेक्षा हो जाती है। कारण आपके सामने है, ये मुद्दा आता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जैसे जैसे आप देखोगे हम आगे बढ़ते अध्यादेशों की संख्या बढ़ती चली गई। पहले इतने अध्यादेश जारी नहीं होते थे,
अब तो जब देखो अध्यादेश जारी कर दिया। अब आप एक बात जानते हो कि जब हमारे संविधान का दुरुपयोग होने लगे तो फिर तो जस्टिस चंद्रचूड़ महोदय को आना पड़ेगा। इसलिए तो हमने जस्टिस चंद्रचूड़ को बैठा रखा है कि महोदय देखिएगा, संविधान की रक्षा आपके हवाले कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं वतन की रखवाली करना, न्यायपालिका यही काम। या तो देखो, या तो दोस्तों जनता इतनी होशियार हो जाए कि जनता कार्यपालिका के इन चाल को समझ ले, या तो न्यायपालिका को आना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जनता इतनी बेसिक जनता कैसे समझेगी संविधान में क्या लिखा गया, क्या बातें हैं। इसीलिए अब न्यायपालिका की भूमिका ही इन संविधान के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए, इसके लिए अब न्यायपालिका आ गई। तो अब जरा देखिए न्यायपालिका ने क्या कहा। अध्यादेश के दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायपालिका का निर्णय कब आया? पहला, आप जानते हो दोस्तों, इंदिरा गांधी। अच्छा, ये परंपरा बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंदिरा गांधी से ही, अच्छा नेहरू जी जब तक थे तब तक लोकतंत्र काफी, नेहरू जी लोकतंत्र का बड़ा सम्मान करते थे, उनका व्यक्तित्व लोकतांत्रिक था, ऐसा ज्यादातर विद्वान मानते हैं। इंदिरा गांधी थोड़ा व्यवहारिक थी और इंदिरा गांधी ने कहा भाई साम दाम दंड भेद मिला के हमें अपने काम को, अपने शासन को बनाए रखना है। ये सिद्धांत आदर्श की बात में नहीं करती। इसलिए मामला था कि इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया था। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश जारी किया था 1969 में। अब अध्यादेश तो जारी हो गया और हकीकत की बात थी कि उस समय इंदिरा गांधी के पास, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी। याद रखो, हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बीबी गिरी निर्दलीय राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। बीबी गिरी पहले से राष्ट्रपति थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय थे, चुनाव जीत गए। और बीबी गिरी के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी बढ़ गई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बटी, कहा भी जाता था कि बीबी गिरी को चुनाव जितवाने में इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बढ़ गई, एक कांग्रेस आर, दूसरा कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर इज इक्वल टू इंदिरा गांधी, कांग्रेस ओ मतलब वरिष्ठ नेता नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, मोरारजी भाई देसाई, कांग्रेस ओ। आर मतलब इंदिरा गांधी, बाद में आर आई हो गई। तो इंदिरा गांधी के पास बहुमत नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने सोचा संसद में कि जो काजा कौन लफड़ा करे, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बहाने इंदिरा गांधी अपने समाजवादी इमेज को चमकाना चाहती थी। अच्छा, कई बार दोस्तों, कई बार तो नेता ऐसा काम करते हैं कि न्यायपालिका उनके निर्णय को रद्द करे और फिर वो जनता के सामने जाएंगे, भाइयों और बहनों देखो मैंने आपके लिए काम करने का प्रयास किया था, लेकिन न्यायपालिका इस मार्ग में बाधा बन गई, लिहाजा हम आप हमारी सहायता करिए। अच्छा, हम जनता तो जानते हैं इस बात को। तो कई बार तो राजनेता ऐसा प्रयास करता है, अरे भाई न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया, अब आप जरा सोच के देख लो, अडानी के मुद्दे पर अगर उच्चतम न्यायालय ने कमेटी बना दी तो इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? फिर हंगामा हो रहा है। ये सब पॉलिटिक्स होती है। अब अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, न्यायपालिका ने रद्द कर दी, भाई हाई कोर्ट में आप अपील कर दो। अब वो नहीं किया जा रहा है। यानी कई बार देखो, पॉलिटिक्स अलग होती है, संविधान अलग होता है, और नेता पॉलिटिक्स पे विश्वास करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, इससे इंदिरा गांधी को लग जाए समाजवादी। याद रखो, इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए गरीबी हटाओ, फिर राष्ट्रीयकरण की नीति, प्रीवी पर समाप्त कर दो, ये सारी पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रही थी जिससे उनकी समाजवादी इमेज बन जाए। और जब उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ तो आम जनता बिल्कुल बावरी हो गई। तो यही वो अवसर था, और जैसे ही अध्यादेश जारी हुआ, इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और मामला था आरसी कूपर केस। वाद का नाम था आरसी कूपर, इसका लोकप्रिय नाम था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वाद। और पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान देने की बात है, पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार का मतलब इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने किसी अध्यादेश को रद्द नहीं किया था, और हकीकत यह भी थी कि अध्यादेश का दुरुपयोग भी नहीं हुआ था।
और इंदिरा गांधी के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यादेश असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई मैडम ये बताओ तत्काल परिस्थिति क्या थी। अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने यही कहा। अध्यादेश क्यों असंवैधानिक घोषित किया गया? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आज नहीं 6 महीने बाद हो जाता, सदन का सत्र आप वेट करती, संसद की बैठक होती है वहां से आप पारित करवा लेती। ये इतना आवश्यक विषय तो नहीं था कि आज ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना होगा, समाजवाद नहीं आएगा। इसमें आवश्यक परिस्थिति क्या थी? इसी बात पर उच्चतम न्यायालय ने यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राष्ट्रपति की सेटिस्फेक्शन है कि इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता है वो हमें नहीं दिखती। और बड़ा महत्वपूर्ण मामला था दोस्तों, इसलिए कहा भी जाता है इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच में तो बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो हम अलग से न्यायपालिका में भी देखेंगे। इंदिरा गांधी न्यायपालिका के बीच में जंग जैसी कंडीशन थी और ये पहली बार मामला था जहां पे उच्चतम न्यायालय ने किसी अध्यादेश को रद्द किया था। तो आरसी कूपर केस का मामला इस मामले में बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन से ये कह दिया कि अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इंदिरा गांधी इधर आ गई। इंदिरा गांधी ने कहा दोबारा इसको ध्यान रखना मत न्यायाधीश महोदय, अब अध्यादेश में जारी करूंगा। अरे राष्ट्रपति का सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन की भी जांच कर ले रहे हो, ये कौन सी बात हुई ना? अध्यादेश का कहीं पुनरावलोकन नहीं होगा, न्यायपालिका नहीं देखेगी। 38वें संविधान संशोधन से रोक दिया। लेकिन दोस्तों कहानी यह है कि 38वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने 75 आपातकाल के समय लाया था। तो आप जानते हो कि आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार आई और जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से इस 38वें को हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन से 38वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया और अब 38वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया। और इसका मतलब है कि जनता पार्टी ने कहा नहीं भाई अध्यादेश पर न्यायपालिका क्यों नहीं देखेगी, मनमानी कर दिया गया। क्यों? अरे दोस्तों अध्यादेश का न्याय पुनरावलोकन क्यों नहीं होगा? अरे अध्यादेश से मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। अरे अध्यादेश राष्ट्रपति का है तो राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर लेगा, तो हम क्यों पुनरावलोकन नहीं करेंगे? अध्यादेश के पुनरावलोकन को रोक देना है तो अजीब सी बात थी। दोस्तों अगर अध्यादेश सामान्य विधि का मामला है, हम न्यायपालिका में ही पढ़ेंगे, तो न्यायपालिका मूल अधिकार की रक्षा के लिए है। तो मूल अधिकार अध्यादेश से मूल अधिकार का हनन कर दोगे तो न्यायपालिका बैठी रहेगी। अध्यादेश का मतलब क्या है? राज्य सूची के विषय पर जारी कर दोगे, अपवाद को भूल जाओ। इसलिए जनता पार्टी सरकार ने कहा कि न्यायपालिका को अध्यादेश को भी जांचने का अधिकार है, न्यायपालिका की भूमिका इसलिए है। ये मामला यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब है अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। लेकिन बाद में एक दूसरी समस्या आई। अब न्यायपालिका को एक दूसरे मुद्दे के लिए आना पड़ा और ये मामला था 1987 का डीसी बाधवा केस। अब डीसी बाधवा केस में न्यायपालिका का ध्यान एक अलग मुद्दे पर गया। न्यायपालिका ने कहा एक ही अध्यादेश का बार बार जारी करना बार बार जारी करना, एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करना असंवैधानिक है। आप एक अध्यादेश को बार बार जारी नहीं कर सकते, यह संवैधानिक है। लेकिन दोस्तों हकीकत की बात है कि उच्चतम न्यायालय के इतने निर्णय के बावजूद भी अध्यादेश को बार बार हम जारी कर देते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय तो बाध्यकारी होता है। हाँ दोस्तों बाध्यकारी होता है, लेकिन आप जानते हो कई बार तो संघ कार्यपालिका कहती है अरे भाई अध्यादेश जारी करना हमारा भी तो अधिकार 123 में
123 में हमारा अधिकार है, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी हर बार में हम न्यायपालिका की बात क्यों मान लें। इसलिए आप देख लेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने तो स्पीकर के मामले में तमाम निर्णय दिए, स्पीकर आज भी मानने को तैयार नहीं है। आगे हम विशेषाधिकार बताएंगे, विशेषाधिकार के मामले में तमाम निर्णय उसको न्यायपालिका मानने, संसद मानने को तैयार नहीं है। तो डीसी बाद में कहा गया कि अध्यादेशों को बार बार जारी करना असंवैधानिक है। और ये क्या है, इसके द्वारा ये अध्यादेश राज आप चलाना चाहते हो, आप तो अध्यादेश राज्य को आगे बढ़ा रहे हो। अरे अध्यादेश बढ़ाओ, अध्यादेश राज को मत चलाओ। यहां भी न्यायपालिका ने कह दिया। हमने आपको बताया था कृष्ण कुमार सिंह केस में यह भी न्यायपालिका ने कह दिया कि अध्यादेश और विधि अलग अलग है, अध्यादेश और विधि का समानांतर प्रयोग नहीं हो सकता। यानी अध्यादेश का प्रयोग कृष्ण कुमार सिंह वाद में, ये लगभग 2011 का मामला है, कृष्ण कुमार सिंह वाद में यह भी न्यायपालिका ने कह दिया कि अध्यादेश का प्रयोग विधि निर्माण की समानांतर शक्ति के रूप में नहीं हो सकता। अध्यादेश का प्रयोग विधि निर्माण की समानांतर शक्ति रूप में थोड़ी होगा। कभी कभार इसका प्रयोग कर लिया, यहां तक तो ठीक है, इसकी शक्ति का प्रयोग समानांतर रूप में नहीं होगा। अब यह है अध्यादेश, इसीलिए कहा भी जाता है इतने निर्णय के बावजूद भी कई सरकारें इसका मिसयूज करती है। और अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, हमारे संविधान में और दूरदर्शी क्यों थे। यानी निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है अध्यादेशों का मिसयूज रोकना। निष्कर्ष अध्यादेश की आवश्यकता है। कोविड-19 ने प्रमाणित किया कि जिस समय संसद की बैठक न हो पाए, कोई ऐसी आवश्यक परिस्थिति पड़ जाए, तो दोस्तों हमारे पास एक विकल्प तो होना चाहिए कि हम अध्यादेश लेकर आए। लेकिन आप याद रखो दोस्तों, हर समस्या का समाधान न्यायपालिका नहीं कर सकती। इसके लिए तो कम से कम हमारे यहाँ लोकतंत्र में कुछ परंपराओं का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखो, ब्रिटेन में संविधान लिखा ही नहीं गया है, ब्रिटेन में संविधान लिखा नहीं गया है, इसके बावजूद शासन कितनी अच्छी तरीके से चलता है। तो हमारे यहाँ हर चीज लिखे जाने पे भी समस्या होती है। तो समस्या संविधान में है या संविधान के दुरुपयोग करने वालों में है। यही अध्यादेश का निष्कर्ष, ये अध्यादेश का निष्कर्ष है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसदीय शासन में अध्यादेशों की बढ़ती संख्या बार बार जारी करना संविधान की भावना के प्रतिकूल है। अच्छा, ये भी बच्चों को बता दे, कल से आप क्लास 11:30 बजे से रहेगी, 11:30 से 12:30। तो ये 11:30 12:30 क्लास का टाइम वही रहेगा। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे क्लास थोड़ा टाइम बढ़ा भी देंगे। तो और हमने फिर कहा कि आपकी सारी समस्याओं में, सारी जितनी आपकी क्वेरीज दी आपके दिमाग में है, ध्यान से सुन लेना, लास्ट क्लास में जरूर देखेंगे। क्योंकि अब देखो जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे बड़ी सारी आपकी, क्योंकि सारी चीजें रिपीट करती हैं। अभी जो हम बता रहे हो सकता है न्यायपालिका में फिर कुछ और बात बताएं इसी को, तो कई चीज आपके दिमाग से फिर उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अब अगला, अब दोस्तों एक हमारे यहाँ और है जो संसद की शक्ति को कम करता है। जो संसद की शक्ति पे एक और समस्या आती है, वो है प्रदत्त विधायन की। तो हम अगले इस ऊपर जाए। प्रदत्त विधायन, अब देखो दोस्तों इसका हिंदी में कई अनुवाद है। कुछ लोग कहते हैं प्रत्यायोजित विधायन, अधीनस्थ विधायन, इसका नाम प्रत्यायुत भी है, इसका नाम अधीनस्थ भी है, तो कई नाम है। और इंग्लिश में भी ज्यादातर चीजों के इंग्लिश में एक मतलब होते हैं लेकिन यहां तो इंग्लिश में भी इसके कई मतलब है। तो इंग्लिश में इसके मतलब होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी प्रत्यायोजित विधायन, प्रदत्त विधायन, या तो आप कह लो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित, प्रदत्त, अधीनस्थ विधायन, इसका मतलब है।
अब इसका मतलब क्या है जरा देखिए, अधीनस्थ विधान क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। मतलब बड़ा सिंपल सा है। फिर मैं अनुच्छेद 13(3) की बात करूंगा। जैसे मान लो ये प्रदत्त विधान पहले है क्या, तो फिर क्योंकि हमारा मुद्दा है संसदीय शासन से जोड़ के इसको देखना है, तो आप देखो कि प्रदत्त विधान का मामला है क्या। मान लो कि किसी एक विधि के निर्माण की हम बात करें, मान लो कि मोटर वाहन अधिनियम, आपने देखा होगा कि संसद ने ये अधिनियम बनाया। तो दोस्तों जब भी संसद कोई एक्ट बनाती है, अधिनियम बनाती है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की प्रदत्त वाहन, प्रदत्त या प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान का मतलब क्या है। कि जब संसद किसी विधि का निर्माण करती है, विधि का बनाती है, तो आप याद रखो संसद क्या करती है कि संसद ने बना दिया कि भाई मोटर दुर्घटना से अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति ने दूसरे को वाहन से कुचल दिया, इसलिए 10 वर्ष की सजा हो जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम में ही तो लिखा होगा। और किन किन वाहन को क्या क्या लाइसेंस दिया जाएगा, वाहन के प्रकार कितने होंगे, यानी अगर कोई अपराध हो गया सजा कितनी मिलेगी, वाहन के प्रकार कितने होंगे, यानी कौन से कमर्शियल वाहन, कौन से प्राइवेट वाहन। ये मान लो मोटर वाहन अधिनियम में हमने संसद ने विधि का निर्माण कर दिया। लेकिन संसद ने विधि का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आप हाईवे पे चलो तो हाईवे पर आपको लिखा होता है कि हाईवे पे स्पीड लिमिट होती है कि आपको 100 किलोमीटर चलना है, यानी हाईवे पे आपको देखो गति सीमा मिलती है कि 100 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। तो सवाल है ये गति सीमा मिली कहां से, संसद ने तो लिखा ही नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। संसद ने नहीं तय किया कि आखिर में हाईवे में की गति सीमा कितनी है। ये किसने फिर 100 किलोमीटर की गति सीमा तय की, कार्यपालिका ने, यानी परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। अब ये बात सुनने में आपको अजीब सी लगी। इसका मतलब है कि जब हमारे यहाँ किसी विधि का निर्माण किया जाता है, तो आप याद रखो दोस्तों, विधि का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप किसी नए ट्रक को देखो, जब नया सा ट्रक कभी आप देखोगे चेसिस केवल उसकी दिखती है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती है। आप ध्यान रखना जब भी हम कोई ट्रक खरीदते हैं तो ट्रक में क्या होता है, बस बिल्कुल ऐसा बड़ा सा उसकी बॉडी होती है, चेसिस होती है। चेसिस में क्या होगा, एक ड्राइवर बैठा रहेगा, पूरा लंबा सा लोहा लगा होगा, उस पर कोई बॉडी नहीं है। बाद में वो ट्रक जाती है बॉडी मेकर के पास, तो ट्रक बाकायदा उसका बॉडी बनाता है, एकदम लाइट वेट लगाता है, उसके फिर नीचे लिखे बुरी बुरी नजर वाली तरह मुंह काला। ठीक वैसे ही संसद क्या करती है, विधि की चेसिस बनाती है। जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन है और बाकी, अब इसमें चालान कैसे होगा, गति सीमा कितनी होगी, चालान कितना होगा, चालान की राशि कितनी होगी, ये सब कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है। बड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और हर विधि के मामले, मैंने तो एक मोटर वाहन अधिनियम की बात की, अब किसी विधि का उल्लेख करिए, कंडीशन ये होगी, यानी संसद ने क्या कर दिया, विधि की एक बृहद रूपरेखा खींच दी, स्केलेटन बना दिया, जैसे ह्यूमन बॉडी है। और कार्यपालिका ने क्या किया, कार्यपालिका ने विधि के सूक्ष्म पहलुओं को, एक एक पहलुओं को विधि से जोड़ा। इसी को हम कहते हैं प्रदत्त विधान। यानी कार्यपालिका को क्या शक्ति है, विधायिका ने रूपरेखा बना दी, तो संसद ने क्या कर दिया, विधि का स्केलेटन बना दिया, विधि का चेसिस बना दिया, रूपरेखा बना दिया। अब कार्यपालिका ने क्या किया कि भैया ये कह दिया, कार्यपालिका ने क्या कर दिया कि देखो क्या बना दिया, नियम बना दिया, रूल बना दिया, क्या बना दिया, उपनियम बना दिया, क्या बना दिया, यानी रूल्स बना दिया, बाई लॉज बना दिया। जो नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, बाई लॉज होते हैं, या उसके बाद फिर इसको नोटिफिकेशन कर दिया गया, सरकारी राजपत्र में जारी कर दिया गया। इसी को कहते हैं अधीनस्थ विधान। एक शब्द में कहा जाए, कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को ही कहा जाता है अधीनस्थ विधान। तो अधीनस्थ विधान क्या है, जिसमें नियम, उपनियम, नोटिफिकेशन आता है। अब दोस्तों याद रखना,
अधीनस्थ विधायन ठीक वैसा है समोसे के साथ चटनी, केवल चटनी आप नहीं खाते, विधि बनेगी तभी अधीनस्थ विधायन आएगी, बात याद रखना, केवल अधीनस्थ विधायन कभी हो ही नहीं सकता। कार्यपालिका क्या करती है, फिल इन द ब्लैंक्स करती है, यानी एक पेज में हमने दो दो लाइन लिख दिया कि भैया ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लोग कर लेंगे। तो जब विधि का निर्माण किया जाता है तो आप जैसे याद रखो, अगर विधि में 100 क्लॉज हैं तो कार्यपालिका कितने क्लॉज लिखती है, 20। 80 क्लॉज किसके द्वारा लिखे जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा। अरे संसद 20 क्लॉज लिख देगी, मोटे मोटे प्रारूप बना देगी, तो नियम, उपनियम, नोटिफिकेशन, ये सब कौन जारी करता है, कार्यपालिका या मंत्रालय। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, बाकी कल, आज के लिए इतना ही। तो कल आप क्लास रहेगी 11:30।